नमस्कार। आज 20 जून 2025 है और हम समसामयिक विषयों पर अपनी चर्चा के भाग 1 के साथ हाजिर हैं। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हम पहले भी थोड़ी बात कर चुके हों, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आज हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे भारत कनाडा संबंध, महासागरों का गहरा होना, बिहार में ई वोटिंग की पहल और महाराष्ट्र की त्रिभाषा नीति, और कुछ और छोटी खबरें भी। तो काफी कुछ है आज। हाँ जी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत कनाडा संबंध। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। पिछले साल रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अपने साझा हितों की पुष्टि की। अच्छा। और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, इन सब क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और जो व्यापार समझौता रुका हुआ था उस पर बातचीत फिर से शुरू करने पर भी चर्चा हुई। ये अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में ये जो तनाव था, इसकी मुख्य वजह क्या थी? वो खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। भारत का ये कहना है कि कनाडा उन अलगाववादी ताकतों को पनाह देता है जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। और पिछले साल कनाडा में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के बाद तो राजनयिक तनाव काफी बढ़ गया था। मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया था। हाँ, वो तो काफी गंभीर स्थिति हो गई थी। जी। और प्रत्यर्पण अनुरोधों पर कनाडा की तरफ से जो धीमी प्रतिक्रिया रही, वो भी एक मुद्दा था। खैर, अब उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति बनी है, तो ये एक सकारात्मक संकेत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रिश्ते बेहतर हों। अच्छा, अब कूटनीति से हटकर पर्यावरण की ओर चलते हैं। एक स्टडी आई है जो थोड़ी चिंताजनक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में कि पिछले करीब 20 सालों में 2003 से 2022 के बीच दुनिया के महासागरों का लगभग 21% हिस्सा गहरा हो गया है, मतलब अंधकारमय हो गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि सूरज की रोशनी महासागरों में उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पा रही जितनी पहले पहुंचती थी। और इससे जो फोटिक जोन है, फोटिक जोन मतलब वो ऊपरी सतह। हाँ, पानी की वो ऊपरी सतह करीब 200 मीटर तक, जहां लगभग 90% समुद्री जीवन पनपता है, वो सिकुड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, जो पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, उन पर क्या असर पड़ेगा? और इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? और मिट्टी, तलछट वगैरह, और खुले समंदर में पानी का गर्म होना, जिससे शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब एल्गल ब्लूम्स, और जलवायु परिवर्तन से जो समुद्री धाराओं का पैटर्न बदल रहा है, वो भी एक वजह है। इसका असर तो फिर मत्स्य उद्योग और शायद जलवायु नियंत्रण पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से समुद्री उत्पादकता घटेगी, मछलियां कम होंगी, और महासागर जो कार्बन सोखते हैं उस प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा। चलिए, अब जरा तकनीक की बात करते हैं। बिहार एक बहुत ही दिलचस्प पहल कर रहा है। हाँ, वो ई वोटिंग वाली। जी हाँ, वहाँ जो शहरी चुनाव होने वाले हैं उनके लिए मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने की तैयारी है। ऐसा करने वाला वो पहला राज्य होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप सिस्टम बनाया गया है और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इसमें ब्लॉकचेन तकनीक इस्तेमाल होगी। ब्लॉकचेन मतलब वोटों से छेड़छाड़ मुश्किल होगी? हाँ, लगभग नामुमकिन। और साथ में चेहरे की पहचान वाली तकनीक भी है, ताकि पक्का हो सके कि सही वोटर ही वोट डाल रहा है। और पारदर्शिता के लिए, जैसे ईवीएम में वीवीपीएटी पर्ची होती है, वैसा ही एक ऑडिट ट्रेल भी होगा। इसका फायदा किसे मिलेगा सबसे ज्यादा? प्रवासी मजदूर? हाँ, प्रवासी श्रमिक, दिव्यांगजन और युवा, इन सब के लिए वोट डालना आसान हो सकता है, और हो सकता है इससे वोटिंग प्रतिशत भी बढ़े। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ चिंताएं भी तो होंगी, जैसे हैकिंग का खतरा, या फिर उन लोगों का क्या जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। हाँ, चिंताएं बिल्कुल है। हैकिंग का जोखिम, डेटा की गोपनीयता का सवाल और जबरदस्ती वोट डलवाने का डर, ये सब मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चिंता है डिजिटल डिवाइड की। मतलब जो लोग तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है, या जिन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता, वो इस प्रक्रिया से बाहर रह सकते हैं। इन सब चुनौतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं शिक्षा नीति पर। महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है। हाँ, वो त्रिभाषा नीति वाला। जी।
कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाया जा रहा है। हाँ, ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 के तहत है। NEP त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देती है, लेकिन किसी भाषा को थोपने के बजाय लचीलेपन पर जोर देती है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ विकल्प भी हैं। हाँ, महाराष्ट्र के आदेश में ये विकल्प है कि अगर किसी स्कूल में किसी कक्षा में 20 छात्र कोई और भारतीय भाषा सीखना चाहें तो वो हिंदी की जगह उसे चुन सकते हैं। NEP का मूल विचार यही है कि बच्चे कम से कम 2 भारतीय भाषाएं सीखें। लेकिन इसे लागू करने में दिक्कतें तो आती होंगी, जैसे राजनीतिकरण या छात्रों पर बोझ। हाँ, ये चुनौतियां हमेशा रहती हैं। खासकर भारत जैसे भाषाई रूप से विविध देश में त्रिभाषा सूत्र को लागू करना हमेशा से ही थोड़ा जटिल रहा है। चलिए, अब जल्दी से कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जी। सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज के एक निदेशक पर फ्रंट रनिंग के लिए रोक लगाई है। फ्रंट रनिंग मतलब अंदरूनी जानकारी के आधार पर गैर कानूनी तरीके से शेयर खरीदना बेचना। ये तो गंभीर मामला है। बिल्कुल। और शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया है 2022-23 और 23-24 के लिए। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप के 4 ग्रेड में नहीं आ पाया। चंडीगढ़ सबसे अच्छा रहा और मेघालय सबसे नीचे। अच्छा। इनायस अर्नाला ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये स्वदेशी है। अग्रवुड की भी खबर थी शायद। हाँ, अगरवुड जिसकी खुशबूदार लकड़ी होती है। इसका वैश्विक व्यापार जंगली पेड़ों पर निर्भर है, जिससे इसके संरक्षण को खतरा है। ये भारत में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और साइटीज और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत संरक्षित है। IUCN की रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ओके। फिर हाईवे पर बिना रुके यात्रा के लिए फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च हुआ है। तनाव के बीच ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने चलाया था। आर्मीनिया के रास्ते जमीनी मार्ग का इस्तेमाल हुआ। और एक रिवर्स फ्लिपिंग की बात थी। हाँ, मतलब जो भारतीय स्टार्टअप विदेश में रजिस्टर हो गए थे उनका वापस भारत आना। सेबी ने इसे आसान बनाने के लिए नियम सरल किए हैं। और आखिर में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये थी 20 जून 2025 भाग 1 की कुछ मुख्य बातें। हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, तकनीक, शिक्षा नीति ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और इन सब में एक बात साफ दिखती है, संतुलन बनाने की जरूरत। चाहे वो देशों के बीच रिश्ते हों या विकास और पर्यावरण के बीच या फिर परंपरा और आधुनिकता के बीच, हर जगह एक संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे हम ई-गवर्नेंस और डिजिटल समाधानों को अपना रहे हैं, ये सुनिश्चित करना कितना जरूरी है कि ये तकनीकी तरक्की समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और कोई भी, खास तौर पर जो हाशिए पर हैं, वो पीछे ना छूट जाए। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।